तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज है 7 मई 2022। तो आज हम 7 मई 2022 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनको आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे इसी लेक्चर से रिलेटेड, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी कर को फॉलो कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किसने रिकॉर्ड 7वीं बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है? आंसर है इसका रॉनी ओ सुलीवान। क्या नाम है दोस्तों? रॉनी ओ सुलीवान जो है उन्होंने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। और दोस्तों याद रखिएगा कि जो रॉनी ओ सुलीवान है उन्होंने रिकॉर्ड 7वीं बार इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। अब जो रॉनी ओ सुलीवान है ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं और इन्होंने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के ही जूड ट्रम्प को हराया है। ठीक है दोस्तों। अब जो रॉनी ओ सुलीवान है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों इन्होंने 46 साल की उम्र में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है और इस प्रकार से वो उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं, यानी इस चैंपियनशिप को जीतने वाले सबसे अधिक उम्र दराज व्यक्ति बन गए हैं। इससे पहले बेल्स के रे रियर्डन ने एक रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने 45 साल की उम्र में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था 1978 में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का जो खिताब है वो किसने जीता है? इंग्लैंड के रॉनी ओ सुलीवान ने। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं विश्व स्नूकर चैंपियनशिप की। तो इसकी जो शुरुआत है ये 1927 में की गई थी और ये हर साल होने वाली चैंपियनशिप है, यानी विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जो है वो हर साल होती है। और इसका आयोजन इंग्लैंड के सैफील्ड में क्रूसिबल थिएटर में खेला जाता है। यानी दोस्तों जो इंग्लैंड का सैफील्ड नामक नगर है वहां पर जो क्रूसिबल थिएटर है वहां पर विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन था ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड था। तो इस स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट और हाल ही में घटनाएं हुई हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में रवि कुमार दहिया ने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है दोस्तों? गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने जीता है। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो संतोष ट्रॉफी है ये फुटबॉल से रिलेटेड ट्रॉफी है और इसको किसने जीता है? 2022 में ये जीता है, केरल ने जीता है। ठीक है दोस्तों। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 को जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर ने जीता है। देखिए दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है वो 2021 के जो थे वो अभी 2022 में हुए हैं। कहां पर हुए हैं? कर्नाटक के बेंगलुरु में हुए हैं। और किस यूनिवर्सिटी में हुए हैं? तो जैन यूनिवर्सिटी में हुए हैं। और इस बार यानी 2021 का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का खिताब था उसमें पहले पायदान पर जैन यूनिवर्सिटी ही थी। ठीक है दोस्तों। चलिए, पीवी सिंधु ने हाल ही में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट करते जाइएगा। हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो नीरज चोपड़ा है उनके नाम पर पानीपत में एक स्टेडियम बनाया जाएगा। दोस्तों नीरज चोपड़ा को तो आप जानते ही होंगे। इन्होंने डिस्कस थ्रो में जेवलिन थ्रो में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है और ऐसा करने वाले वो पहले एथलीट हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो आंसर होगा इसका ऑपरेशन सतर्क। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था दोस्तों? ऑपरेशन सतर्क चलाया गया था। किसके द्वारा? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अवैध शराब और अवैध जो तंबाकू के जो प्रोडक्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। इसके अलावा जो बेहिसाब सोने और जो नकदी होती है और जो कीमती वस्तुएं होती हैं उनकी जो ट्रेन में तस्करी की जाती है उसको रोकना भी इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा दोस्तों जो भारतीय करेंसी है, नोट है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना कि जो जाली भारतीय करेंसी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेलवे के माध्यम से चली जाती है तो उसको रोकना ऑपरेशन सतर्क का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रेलवे सुरक्षा बल की। तो रेलवे पुलिस का गठन 1854 में हुआ था और इसे पुलिस अधिनियम 1861 के तहत कानूनी दर्जा दिया गया था। इसे रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के तहत
रेलवे पुलिस फोर्स के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट करते जाइएगा। दोस्तों बात आई है रेलवे की, तो रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है वो कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी हैं। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के सनातन मंदिर सांस्कृतिक केंद्र में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका आंसर होगा कनाडा। ठीक है दोस्तों, तो जो कनाडा का सनातन मंदिर सांस्कृतिक केंद्र है वहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि यह जो प्रतिमा है या जो मूर्ति है केवल सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत नहीं करेगी, बल्कि भारत और कनाडा के जो संबंध है उनका एक प्रकार से यह प्रतीक बनने जा रही है। दोस्तों प्रधानमंत्री ने कनाडा में भारतीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में ओंटारियो में सनातन मंदिर सांस्कृतिक केंद्र की भूमिका की भी प्रशंसा की है। दोस्तों यह जो सरदार पटेल की प्रतिमा थी ये कैसी प्रतिमा थी? स्टैचू ऑफ यूनिटी के जैसी, यानी एक प्रकार से डुप्लीकेट कह सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो यह गुजरात के केवड़िया में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स कनाडा की बात कर लेते हैं। कनाडा से रिलेटेड क्वेश्चन था तो कनाडा की भी बात कर लेते हैं। कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज, यानी एरिया की दृष्टि से अगर हम देखें तो दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहां पर कुल 6 टाइम जोन है। कितने टाइम जोन है दोस्तों? 6 टाइम जोन है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसका विस्तार पूर्व में अटलांटिक महासागर में, पश्चिम में प्रशांत महासागर तक और उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में संयुक्त राज्य अमेरिका तक फैला हुआ है। यानी दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि कनाडा के पूर्व में अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है और इसके उत्तर में आर्कटिक सागर है और दक्षिण में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका स्थित है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो है। यहाँ की कैपिटल क्या है? ओटावा है। सबसे बड़ा नगर जो है वो टोरंटो है और सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन है? मैकेंजी। क्या है दोस्तों? मैकेंजी। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट करते जाइएगा क्योंकि आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें सभी दोस्तों को। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के परिसर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों अमित शाह जी ने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के परिसर का उद्घाटन किया है बेंगलुरु में। कहां पर किया है दोस्तों? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु किस स्टेट में है? कर्नाटका में है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम जान लेते हैं कि ये जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है इसका काम क्या हो। तो दोस्तों अमित शाह जी ने कहा है कि जो हवाला लेन देन है, आतंकवादी फंडिंग है और जो जाली मुद्रा है उस पर नजर रखी जाएगी। किसके द्वारा? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के द्वारा। यह आतंकवाद विरोधी उद्देश्यों के लिए एक इंटीग्रेटेड खुफिया मास्टर डेटाबेस की संरचना करेगा। देखिए दोस्तों इसकी जो अवधारणा है ये कब से आई? जब 2008 में भारत में मुंबई हमला हुआ था उसके बाद ये सोचा गया कि किसी प्रकार की एक संस्था बनाई जाए जो कि आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर नजर बना सके, उनका डाटा अपने पास रख सके। तो दोस्तों नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जो है इसका परिसर कहां पर खोला गया है? बेंगलुरु में खोला गया है। इसके जो वर्तमान सीईओ हैं वो कौन है? आशीष गुप्ता है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा किस पत्रकार पर 2 साल का बैन लगा दिया गया है? यानी दोस्तों जो बीसीसीआई है उसके द्वारा किस पत्रकार पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? आंसर है इसका बोरिया मजूमदार। ठीक है दोस्तों, नाम याद रखिएगा। बोरिया मजूमदार जो है वो एक खेल पत्रकार भी हैं और एक अच्छे लेखक भी हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम इनके बारे में समझ लेते हैं कि बीसीसीआई ने क्यों बोरिया मजूमदार पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है। हुआ क्या था कि भारत के क्रिकेटर हैं, विकेट कीपर हैं रिद्धिमान साहा, उन्होंने एक शिकायत की थी, एक व्हाट्सएप चैट जारी की थी जिसमें यह कहा था कि एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं जिन्होंने मुझे इंटरव्यू देने के लिए दबाव बनाया और बाद में उन्होंने धमकाया भी। तो दोस्तों वो जो पत्रकार थे वो कौन थे? बोरिया मजूमदार। तो बीसीसीआई ने इसकी जांच की और फिर ये पाया कि जो बोरिया मजूमदार हैं उन्होंने रिद्धिमान साहा को धमकी दी है और डराने का भी प्रयास किया है, इसलिए उन्हें 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। तो अब जो बोरिया मजूमदार है वो भारत में किसी भी क्रिकेट मैच, चाहे वो घरेलू हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, उसके प्रेस के सदस्य के रूप में भूमिका नहीं निभा सकेंगे। यानी वो किसी भी घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय मैच में वो प्रेस के रूप में वो अंदर नहीं जा सकेंगे।
ठीक है। और भारत के किसी भी क्रिकेटर का वो इंटरव्यू भी नहीं ले सकते हैं, यानी खेल से संबंधित, क्रिकेट से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां होगी वो उनमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो बोरिया मजूमदार हैं उन पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है किसने? बीसीसीआई ने। दोस्तों बात आ रही है यहाँ पर बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, आप उन्हें नोट कर लीजिएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना 1928 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। अध्यक्ष है इसके सौरभ गांगुली, उपाध्यक्ष है कौन? राजीव शुक्ला, और सचिव यानी सेक्रेटरी कौन है? जय शाह हैं। और भारतीय पुरुष टीम के कोच कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, राहुल द्रविड़ है। कौन है? राहुल द्रविड़ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो दोस्तों सीबीडीटी की जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है चेयरपर्सन का, वो किसे दिया गया है? संगीता सिंह को दिया गया है। यानी सीबीडीटी की जो अध्यक्ष बनाई गई हैं वो कौन बनाई गई हैं? संगीता सिंह बनाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, उनकी जो नियुक्ति हुई है वो किसके स्थान पर हुई है? जेबी महापात्रा के स्थान पर। हुआ क्या है कि जो जेबी महापात्रा है वो 30 अप्रैल को रिटायर्ड हो गए हैं, अब वो पद खाली हो गया था, तो चेयरपर्सन के स्थान पर संगीता सिंह को सीबीडीटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। ठीक है, वो 1986 बैच की भारतीय राजस्व सेवा यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस की ऑफिसर हैं। तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट करिएगा। चलिए अब हम जान लेते हैं सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन क्या है। तो दोस्तों सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक पार्ट होता है। भारत में जो डायरेक्ट टैक्स होता है या प्रत्यक्ष कर होता है उससे संबंधित सभी मामले ये अब देखता है। ठीक है, और 1 जनवरी 1964 को इसकी स्थापना हुई थी, ये आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों यहां पर बात आ रही है डायरेक्ट कर की या डायरेक्ट टैक्स की या प्रत्यक्ष कर की। तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है, चलिए इसको हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसमें कर का प्रारंभिक भुगतान करने वाला व्यक्ति ही कर का अंतिम भार वहन करता है। यानी दोस्तों जो आय कर होता है, जो इनकम टैक्स होती है, उसमें भुगतान करने वाला ही व्यक्ति एक ही होता है, और जिसको ये भुगतान करने वाला और उसको वहन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो एक ही होता है। यानी भार किसी एक ही व्यक्ति पर आता है, तो वह जो टैक्स होता है वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स से या प्रत्यक्ष कर होता है। तो जो इनकम टैक्स होता है, निगम कर होता है, संपत्ति पर जो कर लगता है वो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है, जिसमें भुगतान करने वाला व्यक्ति एक ही होता है, वहन करने वाला जो जिस पर भार आता है उस टैक्स का वो व्यक्ति भी एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो सीबीडीटी है इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और इसे प्रत्यक्ष कर से रिलेटेड जो भी मामले हैं वो 1 जनवरी 1964 से प्राप्त हो गए थे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल किस देश में बनाया गया है? तो आंसर होगा इसका वियतनाम। दोस्तों जो वियतनाम है उसमें दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल बनाया गया है, और इस पुल ने चाइना का जो सबसे लंबा कांच का पुल था उसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ठीक है, अब ये जो पुल है वो कितना है दोस्तों? ये 632 मीटर लंबा है और 150 मीटर ऊंचा है। यानी धरती से अगर हम बात करें तो यह 150 मीटर ऊंचा है। वियतनाम की बात आई है तो ये दोस्तों एशिया महाद्वीप में ही स्थित है, और इसकी जो कैपिटल है वो है हनोई। क्या नाम है दोस्तों? वियतनाम की कैपिटल का हनोई नाम है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए ऋण योजना जीवला शुरू की है? यानी जीवला नाम की जो योजना है वो किस राज्य में शुरू हुई है उस राज्य के कैदियों के लिए? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र में कैदियों के लिए कौन सी योजना शुरू हुई है? जीवला योजना शुरू हुई है। इसमें होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ऐसे कैदी जो 3 साल से अधिक की सजा काट रहे हैं, तो ऐसे कैदियों को सरकार के द्वारा ऋण के तौर पर 50,000 से अधिक 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। 50,000 से अधिक नहीं दोस्तों, 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, जिससे वो क्या कर सकेंगे, घर वालों की मदद कर सकेंगे, और जो उनके केस में पैसा लग रहा है उससे उसको भी वो मतलब दे सकेंगे। तो इस प्रकार की जो योजना है वो महाराष्ट्र में शुरू हुई है। नाम याद जरूर रखिएगा इस योजना का, जीवला योजना। और जीवला का जो मराठी में अर्थ होता है वो होता है स्नेह या प्रेम होता है। ठीक है, बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। कौन है दोस्तों? उद्धव ठाकरे हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। कौन है दोस्तों? भगत सिंह कोश्यारी।
तो दोस्तों आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है वियतनाम की कैपिटल क्या है। दूसरा क्वेश्चन है सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन है कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है। तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी अनअकैडमी पर करना चाहते हैं तो राजा गुप्ता को फॉलो कर लें, कोड यूज करें राजा नंबर 1। आप खबरी पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलते हैं, तो आप खबरी पर जरूर फॉलो करें। लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर जरूर कर दें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।